सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं प्रशिक्षित स्नातक संस्कृतस्य शिक्षिका रेणु अस्मि। केन्द्रीय विद्यालयः संगठनः जबलपुर संभागः पक्षतः आयोजितं प्रत्यक्षः प्रसारः कक्षार्थं सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य अहं सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थपाठः पाठयामि। पाठस्य नाम अस्ति हास्य बाल कवि सम्मेलनम, अर्थात बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। यहाँ पर बच्चे जो है कवि की भूमिका निभा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में रोचक हास्य कवि सम्मेलन का वर्णन किया गया है। इस पाठ में हम अव्यय का प्रयोग देखेंगे। तो पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि अव्यय क्या होता है। अव्यय, व्यय का अर्थ होता है खर्च। अव्यय जो खर्च ना हो, जो चेंज ना हो, जो बदले ना। और कहा नहीं बदले? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु य न व्ययति तद व्ययम्। जो तीनों लिंगों में, अर्थात तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो कभी भी बदलता नहीं, खर्च नहीं होता, व्यय नहीं होता, वह अव्यय कहलाता है। अर्थात अव्यय जो है तीनों लिंगों में, तीन लिंग कौन कौन से होते हैं आपने? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। सभी विभक्तियों में सातों विभक्तियां होती हैं हमारी, तो सातों विभक्तियों में, सभी वचनों में, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सब जगह वह जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता वह अव्यय कहलाता है। अब पाठ में आने वाले कुछ अव्ययों को देख लेते हैं। अध्य, अध, अंतः, अपि, अलम, उच्चै, उपरि, एकदा, एव, कदा, कदापि, किंतु, कुत्र, च, तथैव, तावत्, तु, न, निश्चय, परम, पुनः, बहि, भो, मा, सर्वदा, सर्वत्र। ये कुछ आपके अव्यय पद हैं जो आपको पाठ में देखने को मिलेंगे। विशेषण विशेष्य पदानि यथा, इस पाठ में हम विशेषण विशेष्य पदों को भी देखेंगे। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विशेष्य और विशेषण में एक संबंध होता है। जो विभक्ति और जो वचन या जो लिंग विशेष्य का होता है, वही विभक्ति, वही लिंग, वही वचन विशेषण का भी हम प्रयोग करते हैं। सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः, अवशिष्टम काव्यम, आधुनिकम वैद्यम। अब पाठ को आरंभ करते हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। बच्चों, पाठ को आरंभ करने से मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी कि इस पाठ में जैसे जैसे ये बच्चे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे बाल कवि ये बने हुए हैं और जो जो ये बातें कर रहे हैं, जैसे जैसे ये अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी प्रकार आप अपने आप को इमेजिन करना और उन्हीं बच्चों के जगह अपने आप को रखकर उसका अभ्यास करना। तो आपको पाठ में अत्यधिक आनंद आएगा और सीखने में बहुत आसानी होगी। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध, अनेक प्रकार की, वेशभूषा धारिण, अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए, डिफरेंट गेटअप्स। चत्वारः, चार। चत्वारः जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। बाल कवय है, बाल कवि, जो बच्चे यहाँ पर कवि की भूमिका निभा रहे हैं वो बाल कवि। मंचस्य, मंच के, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, मंच के उपरि, ऊपर, उपविष्टा, बैठे हैं। उपरि यहाँ पर आपका अव्यय पद है कि अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः, अधः होता है नीचे, नीचे श्रोतारः, ये जो है श्रोतारः है, सुनने वाले, ऑडियंस। हास्य कवि श्रवणाय उत्सुकः सन्ति, नीचे सुनने वाले अर्थात हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकः सन्ति, उत्सुक हैं, बहुत बेचैन है,
एक्साइटेड हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहलम होता है शोर, च और कुर्वन्ति, और शोर कर रहे हैं। क्या है, नीचे जो श्रोतागण हैं, जो सुनने वाले हैं, वो क्या है, कविता को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक है, संचालक। अलम कोलाहलेन, अलम होता है किसी चीज को रोकने के लिए कि बस करो। अलम कोलाहलेन, कोलाहल होता है शोर। अलम के साथ तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, तो अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हन्तारः कालियापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरः समागता सन्ति। अद्य आज, परम अत्यधिक, हर्षस्य हर्ष का या खुशी का, अवसरम अवसर है, अवसर या मौका है, यत् की, अस्मिन, इस कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्य हन्तारे, काव्य का हनन करने वाले या काव्य को नष्ट करने वाले, काल या अवकाश है, और समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य, भारत के, धुरंधरा, श्रेष्ठ, हास्य कवि समागता संति, यहाँ आए हुए हैं। क्या कह रहा है संचालक है कि शोर मत कीजिए, आज यह बहुत अत्यधिक हर्ष का अवसर है, मौका है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि यहाँ आए हुए हैं। एही का अर्थ होता है आओ। करतल ध्वनिनः वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। करतल ध्वनिना, तालियों की गड़गड़ाहट से, ताली, करतल होता है हथेली, ताली, ध्वनिना, ध्वनि, आवाज, अर्थात तालियों से, वयम, हम सब, एतेषाम, इनका, स्वागतम कुर्मः, स्वागत करें, आओ तालियों से इनका स्वागत करें। गजाधर है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो विशेषण, विशेष्य प्रयोग है। सभी कैसे हैं, नीरस, अरसिकेभ्यो नीरस जन, अनइंटरेस्टेड पर्सन। सर्वेभ्यो सभी नीरस जनों को, नमो नमः नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, सबसे पहले, प्रथमम पहले, तावद जब तक, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आजकल के जो वैद्य हैं, वैद्य के चिकित्सक या डॉक्टर, आधुनिक आज के डॉक्टरों के, यहाँ पर भी आपका विशेषण विशेष्य प्रयोग हुआ है। किस प्रकार के हैं डॉक्टर की, क्या बताया गया है, आधुनिकम वैद्यम। उद्देश्य, लक्ष्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपने काव्य को या कविता को सुनाता हूँ। स्वकीयम अपने आप की हुई। क्या कह रहे हैं कि सभी नीरस जनों को नमस्कार, सबसे पहले मैं आधुनिक आजकल के चिकित्सकों को उद्देश्य करके अपने काव्य सुना रहा हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, हे वैद्यराज अर्थात डॉक्टरों के राजा या चिकित्सकों के राजा, यमराज सहोदरा, सहोदरा होता है सगा भाई, यमराज के सगे भाई, नमस्तुभ्यम नमस्कार हो, कि हे डॉक्टरों के राजा और यमराज के सगे भाई नमस्ते। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च, यमस्तु, अगर इसको पदच्छेद करेंगे तो यम स को विसर्ग हो जाएंगे, तू अलग हो जाएगा। यम है तू, यमराज तो प्राणान, प्राणों को, जीवन को, हरति हरता है, वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य जो है, डॉक्टर जो है, वो प्राण भी हरते हैं और धन का भी हनन करते हैं। सर्वै उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है, अरे वैधा अस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। अरे वैद तो सब जगह है, सर्वत्र सब जगह है, परंतु न ते मादृशा, किंतु न मेरे समान, मादृशा मेरे समान, कुशला योग्य अर्थात निपुण, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या के कम करने में, जनसंख्या के निवारण में, मम आपी काव्यम, मेरे काव्य को भी आप लोग सुनिए, भवन्तः आप लोग, शृण्वन्तु सुनिए। क्या कह रहा है कालांतक कि वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक तो सब जगह हैं, किंतु मेरे समान योग्य, जनसंख्या को कम करने वाला कहीं नहीं है, मेरे समान कुशल कोई नहीं
है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ते, मेरे भी इस काव्य को आप सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः। चिताम जलती हुई, चिता को जलता हुआ देखकर, दृष्ट्वा कत्वा प्रत्यय है, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय करके, देख करके वैद्य जो है हैरान, विस्मय आगता विस्मय में आ गया या हैरान हो गया। क्या है? जलती हुई चिता को देखकर वैद्य हैरान हो गया। न अहम, पदच्छेद करेंगे तो न धन अहम, न अहम ना मैं, गतो गया, न नहीं, मैं मेरा भ्राता भाई, कश्य इदम, पदच्छेद करेंगे तो कश्य इदम, कश्य किसका, इदम यह, हस्त लाघवम हाथ की सफाई है। कि वो चिता को जलता हुआ देखकर क्या वो क्यों हैरानी में आ गया कि ना मैं गया ना मेरा भाई गया, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है, अर्थात कौन मर गया है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं। पुनः आपका क्या है, अव्ययपद है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है वो सब आपके अव्ययपद है। तुंदिल है, तुंदस्य है ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य तुंद के ऊपर, पेट के ऊपर। तुंदिल क्या होता है, पोर्ट बेली, जिसका मटके के समान पेट हो जाता है, बहुत आगे निकला हुआ पेट जिसका होता है उसको तुंदिल बोलते हैं। तुंदस्य है ऊपरी, तुंदस्य पेट के, तोंद के ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तयन फेरते हुए। तुंदिलो अहम, अहम मैं तुंदिल हूँ, भो अरे, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी इस काव्य को सुनिए। जीवने धार्यताम चय, और जीवन में, चय का अर्थ होता है और जीवन में धारण करिए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। क्या कह रहा है, परा अन्नम, परा होता है पराया अर्थात दूसरे का, अन्न, अन्न को प्राप्य प्राप्त करके। देखिए बच्चे यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, प्राप्य में लैप प्रत्यय है जिसका अर्थ करके, प्राप्त करके। आपका कत्वा प्रत्यय का अर्थ भी करके ही होता है। कत्वा प्रत्यय में और लैप प्रत्यय में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जहां पर धातु से पहले उपसर्ग लगा होता है वहां पर आप लैप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आपका कत्वा प्रत्यय लगेगा। अर्थ दोनों का सेम है। दुर्बुद्धि, हे बुरी बुद्धि वाले, परान्नम प्राप्य, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, माँ मत शरीरे, शरीर पर, दयाम कुरु, दया करो, अर्थात दूसरे के अन्न को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभ है लोके, संसार में पराया अन्न दुर्लभ है अर्थात बड़ी मुश्किल से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता रहता है। कहने का भाव क्या है, यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि यदि आपको कोई भोजन पर आमंत्रित करता है तो क्या है, आप पराया जो अन्न खाते हो उसको अपने शरीर पर, उसको अन्न को जितना आपकी मर्जी है उतना खाइए, अपने शरीर पर दया मत कीजिए। शरीर पर दया करने का क्या भाव है यहाँ पर कि यद्यपि हम आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं वो शरीर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि शरीर पर दया मत करना। परा अन्नम प्राप्य, दूसरे का अन्न प्राप्त करना। सर्वे है पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी पुनः फिर से अट्ठासम, अट्ठासम होता है बहुत जोर से ठहाका लगाकर हंसना, फिर सभी फिर से क्या है, जोर से हंसते हैं। चार वाक है, आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम में, शरीर के लिए पोषण तो हमेशा ही उचित है, ठीक है, अर्थात हमें अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए हमेशा ही है, सही है। यदि धनम न अस्ति, यदि धन नहीं है, यदि धनम न अस्ति, न माने नहीं, अस्ति है, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, तभी ऋणम अर्थात कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का ही एवं ही भोक्तव्य, भोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप ऋण लीजिए और पौष्टिक पदार्थों का सेवन करिए। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, चार्वाक कवि कहते हैं, और चार्वाक कवि कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत, इसको पदच्छेद करेंगे तो यावत, यावत होता है जब तक जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, कर्ज लेकर
घृतम घी पिबेत पियो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यार्पणम कथम, तर्हि का अर्थ होता है तो, ऋण का प्रत्यार्पणम होता है लौटाना, कथम कि फिर हम उस ऋण को कैसे लौटाएं, कथम कैसे लौटाएं। 4 वाक्य है। सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरे अवशिष्टम काव्यम, बचे हुए काव्य को। यहाँ पर काव्य की विशेषता बताएगी कि कैसा है काव्य, अवशिष्टम बचा हुआ। मेरे बचे हुए काव्य को सुनिए। बचा हुआ काव्य कौन सा, जो ये लाइन बोली थी उसने, ये चारवाक ने बोली थी, तो उसके आगे कह रहा है कि मेरे बचे हुए काव्य को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घृतम घी को पीत्वा पीकर, कत्वा पढ़ते हैं, श्रमम कृत्वा परिश्रम करके मेहनत करके, ऋणम कर्ज को प्रत्यर्पयेत जनः लोगों को लौटाना चाहिए। अर्थात जो तुम कर्ज ले रहे हो और उससे फिर घी पी रहे तो आपका शरीर पुष्ट बनेगा, उसके बाद आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, तो फिर परिश्रम करो, मेहनत करके उनका आप कर्ज चुका दोगे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है एक है बालको अपि आसु कविताम रचयति, काव्य पाठ से, इस कविता के सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविताम रचयति, आशु कविता होते तुरंत वहीं के वहीं कविता रचना, तो आशु कविता का रचता है। हास पूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है, श्राव्यति सुनाता है। आगे देखिए, बालक है। सूर्यताम सूर्यताम भो, अरे सुनो सुनो ममापि काव्यम, मेरे भी काव्य को। गजाधरम कवीम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्य चार्वाकम च नमाम्यहम। गजाधरम, गजाधर कवि को, तुंदिल है भोज्य लोलुपम, भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतक है कालांतक को, वैद्य चारवाक है और वैद्य जो चिकित्सक चारवाक को मेरा नमस्कार, नमाम्यहम मैं नमस्कार करता हूँ। क्या कह रहे हैं वो कि गजाधर जो कवि है और जो भोजन का जो लालची जो तुंदिल है वह है उसको, और कालांतक है कालांतक को अर्थात यमराज को, यमराज का जो सगा भाई है वो डॉक्टर है उसको, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनाकर, कविता को सुनाकर कौन, बालक है, हा 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 इति करके हंसता है। अन्य च अपि हसंती, और दूसरे, अन्य होते दूसरे भी, च और अपि भी हसंती हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सब घर चले जाते हैं। अब बच्चों अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रथम प्रश्न देखिए, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। ऊपरी अधः उच्चै निच्चै बहि अलम कदापि अंतः पुनः कुत्र कदा एकदा। संस्कृत के शब्दों को बार बार उच्चारण करिए जिससे आपका उच्चारण स्पष्ट होगा। एक बात आपने नोट की बच्चों, यहाँ पर जिनका अभी भी हमने उच्चारण किया है वो सभी आपके अव्ययपद हैं। क्या है वो, अव्ययपद है। आगे देखिए प्रश्न 2, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से अव्ययपदों को चुनकर वाक्य पूरे करो। ये आपकी मंजूषा है, इन्हीं शब्दों को का इस्तेमाल करके आपको ये वाक्य पूरे करने। वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिए बच्चों, वृक्षस्य, वृक्ष है, ऊपरी ही खग है वस्ती, वृक्षस्य है ऊपरी खग है वस्ती। यदि हम यहाँ पर खग एक पक्षी का नाम लेते हैं तो भी हमारे अव्यय में ऊपरी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ क्या है, आपका खगह बदल जाएगा, और जो कि ये कर्ता है तो कर्ता के अनुसार आपकी क्रिया भी बदलती है, तो वसंती की जगह वस्ती हो जाएगा, लेकिन आपके अव्यय में कोई चेंज नहीं होगा। अलम विवादेन, अलम विवादेन झगड़ा
मत करो। पाठ में भी हमने पढ़ा था अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, तो यहाँ अलम विवादेन कि झगड़ा मत करो। वर्षा काले गृहात बहि मा गच्छ, वर्षा काल के समय घर से बाहर मत जाओ। गृहात पंचमी विभक्ति। मंचस्य है अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। कहाँ बैठे थे श्रोतागण? मंच के नीचे। छात्रा विद्यालस्य है अंतः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अब भी देखिए आगे यहाँ पर अगर आप छात्र है विद्यालस्य है अंतः प्रविशति करते हैं तो भी आपके अंत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ छात्र होने से जो कि एक कर्तृ पद है अर्थात कर्ता है, कर्ता के अनुसार ही आपकी क्रिया बदलती है, तो यहाँ पे प्रविशन्ति के जगह प्रविशति हो जाएगा, लेकिन आपके अव्यय में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न 3, अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद को आपको चुनना है। तो सबसे पहले देखिए गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। यहाँ पर गमन्ति आपका अशुद्ध पद है, क्योंकि गम धातु का रूप, धातु रूप जो चलता है वो गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति चलता है, न कि गमन्ति। तो यहाँ पर अगर गच्छन्ति होता तो आपका रूप शुद्ध होता, तो गमन्ति आपका अशुद्ध पद है। रामेण गृहेण सर्पेण गजेण, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप है। गजेण जो कि आपका अशुद्ध पद है, गजेण न होकर आपका शुद्ध शब्द होगा गजेन, यहाँ पर गजेन होना चाहिए था। आगे देखिए लतया मातया रमया निशया, लतया यहाँ पर आपका मातया जो है वो अशुद्ध पद है। क्यों है? क्योंकि ये लता रमा निशया ये सभी के तृतीय विभक्ति के एक वचन रूप है, लेकिन जो ये सब क्या है? लता रमा निशया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जिनके अंत में आ आता है, लेकिन ये मात्या जो है मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप मात्रा बनता है, न कि मातया। लते रमे माते प्रिय है, यहाँ पर भी देखिए माते आपका अशुद्ध पद है। क्यों है? लते रमे प्रिय ये सब जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के रूप हैं, और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन का मातृ शब्द का रूप बनेगा मात्रौ। क्या बनेगा? मात्रौ। तो माते आपका अशुद्ध शब्द है। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति, ये आपकी जो धातुएं हैं लट लकार वर्तमान काल की धातुएं हैं। प्रथम पुरुष का एक वचन लिखति, गर्जति, फलति। जो सेवति है वो आत्मनेय पद की धातु है, और ये सब तीनों क्या है? प्रश्मयी पद की धातुएं हैं। तो सेवति जो आत्मनेय पद की धातु है उसके जो प्रत्यय लगते हैं वो तीत अंति नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर सेवति की जगह अगर सेवति होता तो आपका रूप शुद्ध होता, तो यहाँ पर आपका सेवति जो है अशुद्ध शब्द है। आगे देखते हैं। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से चुनकर समानार्थक पदों को लिखना है। ये इनके समानार्थक शब्द हैं समान अर्थ वाले अर्थात एक जैसे। प्राप्य है प्रय उपसर्ग आप धातु लेप करते हैं प्राप्त करके, और लब्धवा का अर्थ भी होता है प्राप्त करके। कुशलः दक्षः योग्यः। हर्षस्य प्रसन्नतायाः। देहस्य शरीरस्य। वैद्यम चिकित्सकम। है ना बहुत आसान। आगे चलते हैं। प्रश्न 5, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। जिन शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वे आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं? कितने बैठे हैं? चत्वारः है। देखिए बच्चों, जहां पर आपसे संख्या पूछी जाती है तो उसके लिए आपका प्रश्नवाचक शब्द रहता है कति। कति का अर्थ होता है कितने। कितने बालक थे? चत्वारः है। क्योंकि आपको एक पद में उत्तर देना है तो आप लिखोगे खाली चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति। कोलाहल कौन कर रहे थे? शोर कौन कर रहे थे? पाठ पढ़ा है ना, याद आया ना?
कौन कर रहे थे शोर? श्रोतारः। आगे देखिए, गजाधर है कम उद्देश्य है काव्यम प्रस्तुति। गजाधर जो है किसको उद्देश्य करके काव्य को प्रस्तुत कर रहा है? तो किसको करके कर रहा था वो? वैद्यम। किसको? वैद्यम। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, जो आपका किम का शब्द रूप होता है उसका जौन सी विभक्ति का आपका प्रयोग यहाँ पे होता है, पुल्लिंग में होता है तो पुल्लिंग में ही आपको आंसर देना होता है, और अगर स्त्रीलिंग में हो तो स्त्रीलिंग में ही। अब देखिए, जैसे कम है, यहाँ पर एक शब्द कम है जो कि पुल्लिंग का शब्द है, किम रूप का है, तो जो किम का जो मूल शब्द है उसका क्या है? क। किम शब्द रूप का मूल शब्द क्या है? क है। और यहाँ पर आप अपने आंसर में देखिए, गजाधर है कम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तुति। किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत कर रहा है? तो वैद्य को। वैद्यम का मूल शब्द क्या है? वैद्य को। वैद्य, इस कै जो मूल शब्द है इसके जगह पर आपके अपने उत्तर का मूल शब्द रख दीजिए और पीछे जो विभक्ति लगी है आप वही लगा दीजिए, तो आपका प्रश्न 80% तक इस प्रकार से ठीक होता है। अब यहाँ कै को हटाते हैं और वैद्य रखते हैं तो हो जाएगा आपका वैद्यम। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति। तुंदिलः जो तोंद वाला आदमी है, तुंदिलः जो है किसके ऊपर अपने हाथ को घुमाता है या फेरता है? अब कस्य किसके ऊपर फेरता है? अब यहाँ पर भी देखिए, आपका मूल शब्द किम का क्या है? क है। इस क की जगह आपको क्या रखना है? तुंद। क्या रखना है? तुंद। किसके ऊपर फेरता है वो हाथ? तुंद के ऊपर फेरता है। मूल शब्द क्या है? तुंद। तो तुंद रख दीजिए, कै को हटा के कै की जगह पर आपने तुंद रखा तो तुंदश्य आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैं ये नहीं कह रही कि 100% ये आपकी ट्रिक काम करेगी, लेकिन 80% तक आपका ये ऐसे ट्रिक काम करती है। लोके है पुनः पुनः कानि भवंती। संसार में बार बार क्या कौन आते हैं? लोके पुनः पुनः कानि भवंती। संसार में बार बार क्या है? अब देखिए, क जो आपका क्या है? मूल शब्द है, इसकी जगह पे क्या है इसका आंसर? शरीर। शरीर आपका मूल शब्द है, शरीर रखिए और शरीरानी, शरीरानी हो गया, और न को आपको न जो है आपका न में बदल जाता है, शरीरानी। ठीक है बच्चों। किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए? तो क्या करके, क्या लेके या क्या करके? ऋणम। क्या करके? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लेकर घी पीना चाहिए। आगे चलते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा कथाया पूर्ति कुरुतः। मंजूषा से पदों को चुनकर कथा की पूर्ति कीजिए। बच्चों, संस्कृत में हमारी ये जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं ये हमें गहरी सीख दे जाती हैं, तो इनसे हमें, इन रोचक कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए आज देखते हैं आज की इस छोटी सी कथा के माध्यम से हम क्या सीख लेते हैं। पुरा एकस्य है नरपस्य है एक है प्रिय है वानर है आसीत। क्या है? एक राजा का एक प्रिय वानर था। पुरा पहले, एकस्य एक, नरपस्य राजा का, एक है एक, प्रिय है वानर है आसीत प्रिय प्यारा वानर अर्थात बंदर था। एकदा नृप है सुप्त है आसीत। एक बार राजा जो है सोया हुआ था। वानर है व्यजनेन। आपको यहीं से शब्दों को लेना है, इन्हीं में से। वानर है व्यजनेन तम अविजियत। बंदर क्या कर रहा है? उसको व्यजनेन, पंखे से, हाथ के पंखे से, तम अविजियत, उसको हवा कर रहा है। किसको? राजा को। ये देखिए पिक्चर्स में देखिए। तदेव एकः मक्षिका नरपस्य नासिकायाम उपाविशत। तभी एक मक्खी राजा की नाक पर आकर बैठ जाती है। ठीक है। यद्यपि वानरः वारम वारम व्यजनेन ताम निवारयति समय। यद्यपि बंदर उसको बार बार उसको क्या है? बीजने से अर्थात पंखे से, हाथ के पंखे से उसको हटाता था। ताम किसे? सर्वनाम शब्द है जो कि मक्षिका के लिए आया है, मक्खी के लिए आया है। उसको हटाता था, मक्खी को हटाता था। तथापि सः पुनः पुनः नासिकायामेव
उपाविश्यति समय। फिर भी वह बार बार पुनः पुनः बार बार नरपश्य राजा की नासिकायामेव, नासिका पर ही, नाक पर ही आकर बैठती थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में वह मक्षिका, मक्खी को हंतुम हटाने के लिए, मारने के लिए, यहाँ पर तुमन प्रत्यय का प्रयोग है जिसका अर्थ होता है के लिए, और तुमन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। जो हन धातु, तुमन प्रत्यय हंतुम, मारने के लिए, मक्षिका को मारने के लिए, खड्गेन तलवार से, खड्गेन तलवार से प्रहारम अकरोत्, प्रहार किया। मक्षिका तु उड्य दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नरपश्य नासिका छिन्नम अभवत्, किंतु खड्ग के प्रहार से अर्थात तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई, छिन्न हो गई। अतः एव उच्यते, अतः कहा ही गया है, मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता, मूर्ख जनों के साथ, सह के साथ तृतीया विभक्ति, मूर्ख जनों के साथ मित्रता न उचिता, न पद छेद करेंगे तो न उचिता, उचित नहीं है, अर्थात मूर्ख जनों का साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। सज्जनों का, अच्छे जनों का, सभ्य जनों का साथ करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है कि मूर्ख जनों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। आगे से ध्यान रखना बच्चों आप भी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, विलोम पदानि योजित, विलोम पदों को योजन करना है, मिलाना है। विलोम पद होते हैं उल्टे, विपरीत अर्थ में जो होते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, दिन, रात, इस प्रकार के। तो अधः, अधः होता है नीचे और इसका विलोम पद है ऊपरी। अंत है अंदर, बहि बाहर, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, दुर्बुद्धे होता है बुरी बुद्धि वाला, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाला। उच्चै ऊंचे, नीचे नीचे, दुर्लभम सुलभम, दुर्लभम जिसको बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया जा सकता है, और सुलभम जिसको आसानी से पाया जा सकता है। तो दुर्लभम सुलभम। बच्चों आज हमने पाठ को पढ़ा और उसका अभ्यास भी किया है। अब आप इसका अभ्यास करिए और इसको याद करिएगा। धन्यवाद।